डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 3rd लेके आई हूँ। ठीक है, इस सेट में मैंने पहले की ही तरह फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टैटिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशी ऊतक का क्या काम है? इसमें 4 ऑप्शन है। संवेदना को ग्रहण करना, शरीर को आकार एवं गति प्रदान करना, शरीर को स्थिरता प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा? शरीर को आकार एवं गति प्रदान करना किसका काम होता है? ये पेशी ऊतक का काम होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है? इसमें 4 ऑप्शन देखिए। एडीपी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, क्रिएटिन। राइट आंसर क्या है? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में अत्यधिक थकावट उत्पन्न होने लगती है। अगर हम रेस्ट कर लेते हैं तो रेस्ट करने से क्या होता है, जो लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारी थकावट दूर हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐच्छिक पेशियां हैं। ऐच्छिक पेशियां क्या हैं? इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मांसपेशियां, कोशिका, अस्थियां, ऊतक। राइट आंसर क्या होगा? अस्थियां। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या होती है? अस्थियां होती हैं। मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? ठीक है, मानव मस्तिष्क की अस्थियां किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि, कब्जा संधि। राइट आंसर क्या है? अचल संधि के द्वारा मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क कोश में उपस्थित अस्थियां सीवन द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं, इसलिए इन्हें अचल संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुंद क्या है? यह एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है, यह पेशी का मूल स्थान। राइट आंसर क्या है? यह एक प्रकार का मध्य भाग होता है, तुंद कहलाता है। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? टीबिया, फीमर, फिबुला, पटेला। राइट आंसर क्या है? फीमर। फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। और ये क्या है? टीबिया, फेबुला, पटेला, ये फीमर सब क्या है? ये चारों की चारों पैर की हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब मैं चारों के बारे में आपको बता देती हूँ। हो सकता है अब जो पेपर आए उसमें इस हड्डी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। टीबिया क्या है? यह दोनों पैरों में एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार पैरों में टीबिया की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फीमर क्या है? फीमर जांघ की अस्थि को फीमर कहते हैं। यह भी संख्या में 2 होती हैं। ये शरीर की सबसे लंबी व मजबूत हड्डी होती है। फिबुला, फिबुला यह भी दोनों पैरों में एक एक उपस्थित होती है। इनकी संख्या भी 2 होती है। पटेला, पटेला को आम भाषा में नी कैप कहा जाता है। घुटने की हड्डी होती है ना, घुटने के ऊपर जो पार्ट होता है वो पटेला कहलाता है। इनकी संख्या भी मानव शरीर में 2 होती है, क्योंकि एक एक दोनों पैरों में होती है। यह एक छोटी चपटी तिकोनी तस्तरी जैसी हड्डी है जो घुटने में आगे की ओर रहती है। यह हड्डी टेंडन के कैल्सीकरण से बनती है। इस प्रकार की अस्थियां सीस्माइड अस्थि कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? 12, 10, 13, 11। राइट आंसर क्या है? मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। कार्य के अनुसार ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। राइट आंसर क्या है?
4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आच्छादित या उपकलीय ऊतक, इसी को हम कहते हैं एपिथेलियल और स्किन टिश्यू, ठीक है। दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। मैट्रिक्स की रचना के आधार पर संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 6, 4। राइट आंसर क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक, अस्थि या कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। सामान्य संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 4। राइट आंसर क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं मैं बता दे रही हूं आपको। अंतरालीय संयोजी ऊतक, वसी ऊतक, वर्णकी ऊतक और जालमय ऊतक, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धमनियां, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां किस ऊतक से ढकी रहती हैं? वसी ऊतक से, अंतरालीय ऊतक से, वर्णकी ऊतक से, जालमय ऊतक से। राइट आंसर क्या है? अंतरालीय संयोजी ऊतक से धमनियां, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां ढकी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अंतरालीय ऊतक के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 प्रकार के होते हैं अंतरालीय ऊतक। कौन कौन से हैं? श्वेत कोलेजन तंतु और पीले इलास्टिक तंतु। इसमें देखिए श्वेत कोलेजन तंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए केसीन, इलास्टिन, कोलेजन, हीम। राइट आंसर क्या है? कोलेजन के बने होते हैं, ठीक है। श्वेत कोलेजन तंतु का मुख्य कार्य मांसपेशियों को हड्डियों के साथ बांधना है। पीले इलास्टिक तंतु किस प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं? कोलेजन, हीम, इलास्टिन, मायोसिन। राइट आंसर क्या है? इलास्टिन तंतु के बने होते हैं। पीले इलास्टिन ऊतक फेफड़े, श्वास नली, धमनी, शरीर के विभिन्न जोड़ों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है, क्या क्या होता है? देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, खनिज लवण, लौह तत्व। राइट आंसर क्या है? विटामिन ए होता है। अब कोलेस्ट्रम क्या है वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रही हूँ। कोलेस्ट्रम से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या है? डिलीवरी के बाद स्तनों में से जो पहला दूध आता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण इसका रंग गहरा पीला या संतरी होता है। डिलीवरी के बाद कम से कम 5 दिनों तक कोलेस्ट्रम आता है। जब बच्चा होता है मतलब माँ को, तो उसके बाद जो दूध निकलता है उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए छोटे बच्चों को जरूर देना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है उसको जरूर देना चाहिए। इसमें अनेक पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, के, जिंक, कैल्शियम पाए जाते हैं, जो कि शिशु के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए नवजात शिशु को कोलेस्ट्रम जरूर देना चाहिए, है ना। माँ का दूध होता है, जो पहला गाढ़ा दूध होता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबिन, केसीन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? केसीन। शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसी अम्ल को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? किस वसी अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? देखिए इसमें ब्यूटेरिकम, लिनोलिक एसिड, कैप्रोलिक एसिड, एर्किडोनिक एसिड। राइट आंसर क्या है? लिनोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है, कौन सा है? सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, ब्लॉन्ड डाइट, लो कैलोरी डाइट। राइट आंसर क्या है? ब्लॉन्ड डाइट देनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर है मतलब जिसमें कि तेल, मिर्च, मसाले कम हो, सिंपल डाइट हो, उसी को हम ब्लॉन्ड डाइट कहते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर किशोरियां के लाभार्थी हैं। कौन है? देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और जवाहर रोजगार योजना। राइट आंसर क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
ये कब लागू हुई थी? ये देखिए 1975 से यह योजना कार्य कर रही है। ठीक है। एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर किस उम्र के दौरान नियंत्रण कर पाता है? 1 से 2 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 2 से 3 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 4 से 5 वर्ष में एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर पाता है। संद्राव हार्मोन का उदाहरण है, क्या है? इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन। राइट आंसर क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन संद्राव हार्मोन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें 4 ऑप्शन देखिए। शुक्राणुत्सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। राइट आंसर क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस। राइट आंसर हो जाएगा डी। एक शुक्राणु कोशिका में से कितने शुक्राणु बनते हैं? ठीक है, इसमें देखिए 8, 5, 4, 1। राइट आंसर क्या है? 4 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अंडोत्सर्ग के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? कार्पस लूटियम, पुट्टिकाएं, थीका एक्सटर्ना, एंडोमेट्रियम। राइट आंसर क्या है? कार्पस लूटियम बनाती। ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रही हूँ पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप आगे भी रिपीट हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पस लूटियम महिलाओं की ओवरी में अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है। यह प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन स्रावित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, यह मादा हार्मोन है। इसका स्रावण तरुणावस्था से प्रारंभ होता है। कार्पस लूटियम डिम्ब ग्रंथि कूप का अवशेष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को क्या कहा जाता है? काउंट, डेनियर, स्कैन, नोवेल्टियर। राइट आंसर क्या है? काउंट्स कहा जाता है। आधार बुनाइयां कितनी होती हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 3 बुनाइयां होती हैं। बेसिक बुनाई कौन कौन सी हैं, यानी कि आधारी बुनाई कौन कौन सी हैं? 3 बुनाई हैं। उसमें है, पहला है सादी बुनाई, इसी को हम प्लेन वीव्स कहते हैं। सेकंड है ट्विल बुनाई और थर्ड है सैटिन बुनाई। ये वे बुनाइयां हैं जो सामान्य कंधे पर बिना किसी अटैचमेंट से बनाई जा सकती हैं। सादी बुनाई को कहा जाता है टैबी, होमस्पन, टफेटा। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सादी बुनाई कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 है। राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? संतुलित सादी बुनाई, असंतुलित सादी बुनाई या रिब बुनाई भी बोलते हैं इसी को। विभिन्नता वाली सादी बुनाई, इसी को हम बास्केट बुनाई भी बोलते हैं। तो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सादी बुनाई, दूसरा रिब बुनाई और तीसरा है बास्केट बुनाई। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है मित्र, संबंधी, पड़ोसी। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। सिंक सीमेंट फर्श के दाग हटाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया, ब्लीच। राइट आंसर क्या है? ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में थोड़ा बता दे रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। ठीक है, फर्श क्लीनिंग का है या धब्बे का है, जो भी दाग धब्बे छुड़ाने का है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, जितने भी इसमें एजेंट प्रयुक्त किए गए हैं इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल अम्लिक प्रतिकर्मक है। ये जंग के धब्बे, फल के रस के धब्बे, स्याही के धब्बे छुड़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। फिर सेकंड है सिरका। सिरका इसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अम्लिक प्रतिकर्मक है। दवाइयाँ, घास, वार्निश के धब्बे छुड़ाने में इसका प्रयोग होता है। अब क्या है? थर्ड है अमोनिया। अमोनिया क्या है? ये एक क्षारीय प्रतिकर्मक है। ऊनी रेशमी धब्बों को छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
फोर्थ था विरंजन या ब्लीच। विरंजन प्रक्रिया में दो प्रकार के प्रतिकर्मक का प्रयोग होता है। पहला है ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक और दूसरा है अपचयन प्रतिकर्मक। ठीक है, ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक में क्या क्या यूज करते हैं? सूर्य का प्रकाश, घास तथा नमी, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम ज़ैविल वाटर भी कहते हैं। अपचयन प्रतिकर्मक में चार आते हैं, कौन कौन से हैं? ऑक्जेलिक एसिड, सॉफ्ट ऑफ लेमन, इसे सॉफ्ट ऑफ सोरल भी कहते हैं, एस्टिक अम्ल और ओलिक अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? औद्योगिकरण, व्यक्तिवादिता, उच्च शिक्षा, ये सभी राइट आंसर क्या है? औद्योगिकीकरण है। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है? वेतन, व्यापार, पेंशन, शिक्षा सुविधा। राइट आंसर क्या है? शिक्षा सुविधा प्रत्यक्ष आय का प्रकार नहीं है, साधन नहीं है। अब आय कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या होती है? वह आय जो परिवार को धन के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे सैलरी मिलती है या हम जब कोई कहीं भी सर्विस करते हैं, जो एक मतलब निश्चित आय के रूप में हमें जो प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष आय। जो धन के रूप में हमें प्राप्त होती है वो क्या है? प्रत्यक्ष आय कहलाती है। और अप्रत्यक्ष आय है, ये आम सुविधाओं के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, जैसे सरकारी मकान, सरकारी सुविधाएं, पब्लिक लाइब्रेरी, निःशुल्क शिक्षा आदि। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? कौटिल्य, हेनरी मैन, व्यास, पार्कर। राइट आंसर क्या है? ये कथन कौटिल्य का है। व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है, यह मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से संबंधित है। यह कथन किसका है? निकेल एवं डॉर्सी, ग्रास एवं कैंडल, डेविस, मार्टन। राइट आंसर क्या है? यह कथन डेविस का है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992। राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ, जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और 10 मई 1949 में भारत में यूनिसेफ कार्य कर रहा है। 10 मई 1949 से, ठीक है, भारत में यूनिसेफ कार्य कर रहा है। भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। इसी को हम ICDS कहते हैं। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यह योजना मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को आहार व पोषण में सुधार लाने के साथ साथ गर्भवती स्त्री के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उपस्थित होती है। इसके अलावा भी कौन सी गैस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प उपस्थित होता है। सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। CPCB दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा C। CPCB की स्थापना 1974 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में प्रायः कितने माप होते हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 5 माप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान। 5 मान होते हैं, ठीक है।
अंक गणितीय माध्य किसे कहते हैं? मध्यमान, निदर्शन, मानक विचलन, सह संबंध। राइट आंसर क्या है? मध्यमान, यानी कि माध्य निकालते हैं जो हम मीन कहते हैं, अंक गणितीय माध्य को हम मध्यमान कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक विमा चित्र का प्रकार है? रेखा चित्र, सरल दंड चित्र, विपुल दंड चित्र, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।